डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड माय डियर टीचर्स फ्रेंड, सभी दोस्तों, पेरेंट्स और बच्चों, मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में, एक मोटिवेशनल वीडियो में आई टोल्ड यू 3 टिप्स एग्जामिनेशन की स्ट्रेस को कैसे भगाया जाए। उसकी 3 चीजें खास बताई थी। पहली थी उसमें रीडिंग, मैक्सिमम रीडिंग कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। सेकंड टिप थी उसके अंदर आपकी राइटिंग, मैक्सिमम राइटिंग का कार्य कीजिए जितना हो सके। जब भी आपको ये लगे, वेन एवर यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू लर्न, क्योंकि एग्जाम के टाइम बच्चों ऐसा होता है, 10वीं क्लास के बच्चे हों चाहे 12वीं क्लास के बच्चे हों, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कॉलेज के बच्चे हों, एग्जाम एग्जाम होता है, उसमें स्ट्रेस होती है। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो आपके एकेडमिक से जुड़ी हुई है, वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और किस चीज़ की प्रैक्टिस? पिछले सालों के एक मिनिमम मैंने 2025, 2024, 2023 के क्वेश्चन पेपर हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। इसका भी वीडियो मैंने बना दिया था कि कैसे आपने डाउनलोड करना है पेपर। प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने घर में बैठ के आराम से कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप उस क्वेश्चन की अपने आप अपनी टेक्स्ट बुक में से हेल्प लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। उसके पीछे इंटेंशन क्या है? एक तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सारे राइटर्स क्लियर हो जाएंगे, टेक्स्ट बुक का थीम क्लियर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, पेपर का पैटर्न कितना है। और एक बच्चे ने तो मेरे से पूछा, सर मॉडल टेस्ट पेपर करा दें। बेटा ये मॉडल टेस्ट पेपर ही है जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये मॉडल टेस्ट पेपर ही है। ये सन 2025 का सेट भी है। इसको आप प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी मान लीजिए, प्लस मॉडल टेस्ट पेपर भी मान लीजिए, प्री बोर्ड का प्री रिहर्सल भी मान लीजिए। बिल्कुल हूबहू सेम ऐसे ही पेपर आएगा। सेम मीन्स स्ट्रक्चर, पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेक्शंस, सारी चीज ऐसे ही आएंगे। पेपर भी आपको फाइनल में ऐसा ही दिखेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, फिर क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे? कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा मुझे कि उसने पूरा वीडियो देखा है, पूरा पेपर को समझा है? क्योंकि मैं पेपर में क्वेश्चन वाइज उसके साथ साथ उसकी जो ना ट्रिक्स भी बताता हूँ, टिप्स भी बताता हूँ, क्या खास बातें हैं जो आपने फॉलो करनी है। सॉरी। कौन कौन से जो ना आपने कौन से क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे उसको एग्जाम में आंसर शीट पर लिखना है, एवरीथिंग आई टेल, सारी चीज मैं बताता हूँ। तो आज के इस 2025 के क्लास 10 इंग्लिश के हरियाणा बोर्ड के बच्चे विशेषकर ध्यान दें। सभी बोर्ड्स के बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सभी बोर्ड्स में सेम ही पैटर्न होता है। आप ये न माने कि ये हरियाणा बोर्ड का पेपर है तो तुम्हारे काम का नहीं है, काम का सब कुछ है, क्योंकि सिलेबस सेम है। सेम सिलेबस, सेम टेक्स्ट बुक, same chapters. Then what is the difference in solving the other board's paper? There is no difference. It will help you to practice more and more, and the result will be scoring more than 95% marks. Sorry, in your final examination. तो अब मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि 4 सेक्शन इसके अंदर आएंगे। चारों सेक्शंस का अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सेक्शन जो आपका लास्ट है, डी, वो आपकी लिटरेचर से संबंध है, जिसमें हर रोज सुबह हम 8 बजे, 8 और 8:15 के आसपास आपको लाइव रिवीजन करा रहे हैं क्लास 10 के बच्चे। वहाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, और जुड़िए। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से कीजिए। सब कुछ चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ हम कराते हैं।
3 पोएम बची हुई हैं और आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बची हुई है। +2 का हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल सर की सुबह की पाठशाला, जो हमने एक नई सीरीज शुरू की थी कि बच्चों को सुबह सुबह बिस्तरों से उठाया जाए, प्रैक्टिस कराई जाए, समझाया जाए, बिस्तर में बैठ के उनकी प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि वो आलस्य में रहते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। वहाँ सेहत भी होती है, पढ़ाई भी होती है। तो आज का पेपर अभी हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल स्क्रीन पे आपके सामने अभी आ जाता है। ये पेपर देखो बच्चों, ये आपका पेपर है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। ऐसा ही का पेपर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यही पेपर आएगा। ऐसा ही का मतलब सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम कितने मार्क्स कौन से क्वेश्चंस के हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने मार्क्स का है, एवरीथिंग विल बी सेम। जैसे ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्लास 10th का है भाई। एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है 2025 का, और सेट बी है, इधर देखो, ठीक है। और इंग्लिश का पेपर है एकेडमिक और ओपन सभी के लिए, ओनली फॉर फ्रेश, रिपेयर, इम्प्रूवमेंट, एडिशन कैंडिडेट्स के लिए। सबसे मुख्य बात इसके अंदर आपकी क्या है कि पेपर का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो 3 घंटे रहेगा। 3 घंटे मोर देन सफिशियंट होता है। 1 सवा या 1.5 घंटे से ज़्यादा पेपर नहीं होता, ठीक है। जितना टाइम मैं लगाऊंगा सोल्व करने में, उतने आपने लगाना है। मैं तो 1000 बात बताता हूँ, आपने तो आंसर ही लिखना है। मैं तो एक क्वेश्चन के साथ साथ पता नहीं क्या क्या बताने लग जाता हूँ। और इसके मार्क्स होंगे आपके 80, और 20 मार्क्स आपके जो ना इंटरनल रहेंगे। ओके, इसमें आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने, सीरियल नंबर जरूर लिखना है आंसर शीट में भी। कोई भी आंसर बुक लेफ्ट ना छोड़ दें, एक्स्ट्रा शीट आपको मिलेगी नहीं। इसके बाद ये आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन होंगे भाई, ठीक है। 4 सेक्शन में सभी सेक्शन कंपलसरी होंगे। सभी क्वेश्चंस के पार्ट्स का आंसर एक जगह पर लिखें। बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, यहाँ नंबर कटते हैं। एक जगह पर आंसर दें। क्यों? क्योंकि मान लो एक पार्ट आपने शुरू में लिख दिया, एक पार्ट लास्ट में लिख दिया, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है और वो आपके नंबर कट जाते हैं। एग्जामिनर की साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी है। उसको आप नीट एंड क्लीन आंसर शीट देंगे ना, सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन वाइज, तो आप 10% मार्क्स आप मान के चलें। अगर आप अच्छी तरह पेपर करेंगे, सीरीज में करेंगे, इतने मार्क्स आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। इतने मार्क्स आपके आप बढ़ जाएंगे। अब आता है आपका वर्ड लिमिट। एक बात और ध्यान दीजिए, 40 वर्ड्स का आंसर है तो 40 से 50 वर्ड्स कर सकते हो आप। 50 ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो वर्ड लिमिट क्वेश्चन में पूछी गई है उससे फॉलो कीजिए। अब सेक्शन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10वीं क्लास के बच्चे ध्यान दें। 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का मतलब है 20 मार्क्स का मतलब है आपका 25%। 25% नंबर तो आपके बच्चों इसमें आ गए। और वो होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन का, रीडिंग स्किल जिसको बोलते हैं, सेक्शन ए, रीडिंग कंप्रीहेंशन। 2 अनसीन पैसेज आएंगे। यहां आपको एक बात बता दूं, आप प्रैक्टिस नहीं करते इसकी, इसलिए 3-4 पेपर आप कर लेंगे तो एक में 2 आएंगे, 2 में एक एक ऑप्शन होगा तो 4 हो गए। यू गॉट माई पॉइंट? यानी 4 × 12, 12 अगर आपने अनसिंथेसिस कर लिए, उनके क्वेश्चंस कर लिए, तो यूँ मान लो आपका ये सेक्शन कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझे मेरी बात? प्रैक्टिस कीजिए, यूँ मत मानिए कि ये तो भाई याद करने की कोई चीज़ तो है नहीं, हम तो रट्टा क्यों मारे। बेटा ये रट्टे वाला सवाल नहीं है, ये सवाल सारी उम्र आएगा। ये सवाल 11th में भी आएगा,
ये सवाल 12th में भी आएगा, ये कॉलेज की हर क्लास में आएगा, ये कंपटीशन के हर एग्जाम में आएगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन मीन्स जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं। पढ़ने का मतलब, रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब होता है टू कंप्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड, समझना। यानी भाषा आपको कितनी आती है, चाहे वो भाषा हिंदी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो या इंग्लिश हो, तब आपका मालूम पड़ेगा। जिस बच्चे की रीडिंग कमजोर है, यानी जो रीडिंग कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस नहीं करता, एग्जामिनर कोई मूर्ख नहीं है, बोर्ड कोई मूर्ख नहीं है, सिस्टम कोई मूर्ख नहीं है कि आपको 25% पूरे पेपर का रीडिंग कंप्रीहेंशन ही दे दे। वाई? बिकॉज वी नो इट, हम जानते हैं कि बच्चे इस चीज को करें, सबसे ज्यादा मेहनत इस पर करें जिस पर बच्चे सबसे कम मेहनत करते हैं। ठीक है, पहला पैसेज आएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज पढ़ना है, एक पैराग्राफ तो ये हो गया भाई आपका, ये दूसरा हो गया, ये बुद्धा वाला हमने दूसरे सेट में करा दिया था, ये हो गया 3। ठीक है, और पहले एक बार हम इसके देख लेते हैं कितने हैं। तो 3 पैराग्राफ है इसके अंदर। अब 10वीं वाले बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले 10वीं वाले बच्चे सीधा एक बार मेन मेन पॉइंट्स इसके देख लें, या दूसरा तरीका इसको बोलते हैं स्कीम। अगर आप मेन मेन पॉइंट्स देख लें, मेन पॉइंट्स का मतलब है कोई करेक्टर है, कोई डेट है, कोई प्लेस है, प्लेस, करेक्टर, डेट, सिटी, थीम। ठीक है, सब हेडिंग, हेडिंग, इसको बोलते हैं स्कीम। मेन मेन पहले पैराग्राफ्स को पढ़ना। दूसरा होता है स्कैन। स्कैन का मतलब आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए क्या है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, वेयर इज बुद्धा सोलर पार्क लोकेटेड। वेयर का मतलब प्लेस, जगह। बुद्धा सोलर पार्क का इसमें जिक्र है। इस पैसेज में हमने पैसेज पढ़ा है, नहीं पैराग्राफ पढ़ा है। लोकेटेड कहाँ स्थित है, क्वेश्चन मार्क है। गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। ये हमने प्रश्न पढ़ लिया एक समझाने के लिए। सीधा हम पैराग्राफ आते हैं, इंडिया इज रैपिडली एडवांसिंग इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और ये रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इज द बाडला सोलर पार्क। ये है नाम, लोकेटेड इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान, यही तो क्वेश्चन आंसर है। देखो ये रहा, ये आंसर हो गया, सिंपल। अगला पढ़ेंगे, हाउ मच एरिया डज बुद्धा सोलर पार्क कवर। कितना एरिया कवर करता है ये? 20 किलोमीटर करता है, 56 करता है, 100 करता है, 10 करता है। अब इसके लिए हम फिर पैराग्राफ में इससे आगे पढ़ेंगे। द सोलर पार्क इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, कवरिंग द एरिया, ये देखो ये 56 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 56 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 1 मिनट के लिए समझने के लिए। व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बुद्धा सोलर पार्क। बुद्धा सोलर पार्क की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कितनी बिजली वो पैदा करता है, ये भी बहुत, 500 वाट, 1000 मेगावाट, 3000 मेगावाट या 2245 मेगावाट। अब ये 4 चीजें हमने याद रख ली। अब हम सीधे पीछे चलेंगे। बुद्धा सोलर पार्क हैज ए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, देखो ये वर्ड यूज वहां किया गया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2245 मेगावाट। तो ये आपके तीसरे का उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया भाई, सिंपल, आसान है। व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ बुद्धा, क्या बेनिफिट है? की बेनिफिट का मतलब सबसे मुख्य रूप से क्या इसका फायदा है, ये क्या करता है। देखो वापिस आओ, सोलर पार्क was developed to harness the abundant sunlit desert region of Rajasthan where solar potential is immense। देखो
एक तो कल इलेक्ट्रिसिटी मिलियंस ऑफ पीपल को देते हैं, वो तो हमारा उत्तर नहीं है। पार्क हैज़ 8 मिलियन सोलर, इतने पैनल्स, ये भी याद रखो, पॉइंट याद रख लो। इतने जीबी वाट है 2022 में, कैपेसिटी इतनी थी। ठीक है, अब ये पूछता है, ये देखो, अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूट टू क्लियर एनवायरमेंट द बुद्धा बाडला सोलर पार्क आल्सो बूस्ट द लोकल इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स। ये देखो, और ये क्या है, इट क्रिएट्स जॉब। इंक्रीज वाटर यूज तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। पॉल्यूशन, ये भी कहीं जिक्र नहीं हुआ, ये भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब ये गलत हैं, यानी इनको आप एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हैं। जो चीज़ पैराग्राफ में, पैसेज में नहीं हो उसको एलिमिनेट कर दें। आप आपने तीनों चीज़ एलिमिनेट कर दी, और ये उत्तर है ही, ये उत्तर ये रहा, क्रिएटिंग जॉब्स। सिंपल, ऐसे आपने परीक्षा में उत्तर देने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ बुद्धा सोलर पार्क? ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, यानी पूरी दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पूरी दुनिया में क्या प्रभाव करता है। लॉरिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, देखो ये रहा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट लॉरिंग करता है, ये रहा। द पार्क हैज इतने मिलियन पैनल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज लो कॉस्ट द मेकिंग प्ले इंडिया रिन्यूएबल द सोलर पार्क वास्ट साइज ऑफ कैपेसिटी कंट्री इंडिया गोल ऑफ अचीविंग क्लियर सोल आल्सो बूस्ट इकोनॉमी। ये रहा, कवरिंग एन एरिया क्लीन इलेक्ट्रिसिटी टू मिलियंस, एक तो ये हो गया। ठीक है, अबंडेंट सनलाइट है, उसको यूज कर लिया। सोलर पोटेंशियल इमेंस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा हमारा ये बी। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ये बी, कंट्रीब्यूट्स टू लोअरिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और देख लो। अगले क्वेश्चन आपने लिखने हैं, पहले तो थे ये आपके एमसीक्यूज, यानी 5 एमसीक्यूज आएंगे, 5 आपने आंसर लिखना है 30 to 40 वर्ड्स में, बस इतना ही। अब इनका करने का तरीका अलग है बेटा। वाई इज राजस्थान एन आइडियल लोकेशन फॉर बाडला सोलर पार्क? बाडला सोलर पार्क के लिए राजस्थान ही क्यों सबसे बढ़िया जगह थी? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा धूप आती थी। अब हम वापिस चलते हैं पैराग्राफ पे। अब हम सनलाइट देखो, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इसको। बाडला सोलर डेवलप हार्नेस अबेंडेंट सनलाइट इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, इसलिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूर्य निकलता है, इसलिए आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखना है बस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एज इज हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस की जरूरत नहीं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी सोलर पैनल्स आर देयर इन बाडला सोलर पार्क? कितने सोलर पैनल हैं, कितने सोलर पैनल हैं? वापिस जाओ पैराग्राफ पे, क्वेश्चन नंबर आपका देखो, यहाँ देखो, सीधा यहाँ बताया होगा, ओवर, ये रहा, द पार्क हैज ओवर 8 मिलियन सोलर पैनल, बस यहाँ तक कर दो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया, और यहाँ तक कर दो, राइट, मिल गया। अब 8वां क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ बाडला सोलर पार्क इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स? भारत की रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स में बाडला पार्क का क्या रोल है, कितनी बिजली पैदा करता है ये देखो। सोलर पार्क वास्ट साइज एंड कैपेसिटी कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एम्बिशियस गोल, ये गोल है ना ये वर्ड। और यहाँ देखो, ये देखो क्वेश्चन में क्या है, रोल, गोल, एनर्जी गोल, ये गोल वर्ड यहाँ पकड़े हमने, और यहाँ पकड़ के हम सीधा पीछे गए, ये रहा गोल। इतनी 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी कैपेसिटी 2022 तक इतनी पैदा कर देता। सिंपल आंसर, वर्ड को वहां से पकड़ो। अब आपका रह गया क्वेश्चन नंबर 9वां, हाउ डज बाडला सोलर पार्क हेल्प इन रिड्यूसिंग इंडियन डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स पर कैसे इंडिया की डिपेंडेंस को कम करता है?
तो जहां ये वर्ड आ जाए फॉसिल फ्यूल्स, देखो ये वर्ड वहां पैराग्राफ में ढूंढो, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। जहां आपको फॉसिल फ्यूल्स आ जाए, देखो यहाँ फॉसिल फ्यूल कहीं है, हार्नेस, सनलाइट, कैनल, कोस्ट, मेकिंग, की, ट्रांजिशन, ऐसे ऐसे मोटा मोटा पढ़ता जाओ। जहाँ आपको वो वर्ड मिल जाए ना, फॉसिल फ्यूल्स, बूस्ट लोकल इकोनॉमिक जॉब्स, द पार्क रिड्यूसिंग, ये रहा फॉसिल फ्यूल्स, ये वर्ड आ गया। इसका मतलब ये आंसर है, ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, ऐसे वर्ड को पकड़ो और वहां ढूंढो पैराग्राफ में। सो सिंपल, आसान सा मामला है। अब 10वां देखो, व्हाट इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या डज बाडला सोलर पार्क प्रोवाइड टू द लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी यानी वहाँ के लोगों को क्या फायदा होता है इससे। भाई जॉब क्रिएट होती है, वो पहले ही था ना, एक शेम आ गया ये, एमसीक्यू में था ये, इस इट क्रिएट्स जॉब, आंसर है सिंपल। अब इसका अगला देख लो, अगला है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए और इसका नीचे दिए हुए आंसर्स को दे। सेम तरीका अपनाना है, यानी आपने 10 नंबर तो प्राप्त कर लिए भाई, 10 मार्क्स आपके पूरे आ गए। जैसे मैंने कराया ना, बिल्कुल ऐसे तरीका अपनाना है यही। द चॉइसेस वी मेक डेली, सच एज वीयरिंग सीट बेल्ट, हर रोज गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। प्रॉपरली लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, भारी वजनदार चीज़ों को ध्यान से उठाते हैं। इंटेंसली अवॉइडिंग डेंजरस सिचुएशन, कोई डेंजरस सिचुएशन ना पड़ जाए उसको अवॉइड करते हैं। कैन आइदर सेफ गार्ड और वेलबींग और लीड टू पोटेंशियली हार्मफुल आउटकम्स, क्या ये हमें अब हमारी सेफ्टी के लिए है या हमें इससे नुकसान होगा। इसका मतलब क्या है, हम जो डेली कार्य करते हैं उससे क्या मतलब हो गया, हाउ कैन द चॉइसेस वी मेक डेली। अब क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम सीधा ही, ये देखो क्वेश्चन, हाउ कैन द चॉइसेस वी मेक डेली इम्पैक्ट आवर लाइफ। हर रोज हम क्या करते हैं, इतना वजन उठाना है, इतना घूमना है, इतना ऊपर करना है, इतनी उछल कूद करनी है, इतनी डाक मारनी है, वो हमारे डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। दे कैन सेफ गार्ड आवर वेलबींग, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। दे कैन लीड टू हार्मफुल आउटकम्स, ऐसा भी कुछ बताया नहीं। बोथ ए एंड बी, ये भी बताया ये भी बताया, यानी ये आंसर सी हो गया। ये भी बताया, देखो ये देखो, मैं आपको तो जानबूझ के गलत बताया मैंने ये देखो, कैन आइदर सेफ गार्ड और वेलबींग, दोनों आ गए उत्तर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लाइफ लैकिंग डिसिप्लिन इज करेक्टराइज्ड बाय, जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है वो कैसा हो जाएगा, ये बताओ। पॉजिटिव थिंकिंग तो आ ही नहीं सकती, हेल्थ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मनी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब रह गए दो, अब इनमें ढूंढो, अब इन नहीं इसमें ढूंढो। वी मस्ट डिसाइड टू टेक कंट्रोल आवर लाइफ, exercising self control, practice self discipline, and setting boundaries in our lives are among the most important action we take। यही आंसर तो है, यही तो आंसर है। तो आंसर हो गया आपका, अगर केयरलेसनेस, ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, इनडिसिप्लिन, लैक हो जाएगा। अगला, हाउ डज राइटर डिफाइन स्ट्रेस। अब इसमें स्ट्रेस की डेफिनेशन पूछिए, हमें नहीं मालूम भाई इसमें कौन सी है। हाँ, it indicates satisfaction with one work, it shows person ability to cope with life, both A and B, neither A और A, चाहे तो ये दोनों है चाहे ये दोनों नहीं है। ठीक है, अब तीसरे का आंसर बताओ, कि देखो स्ट्रेस का जहां भी जिक्र होगा वो पढ़ेंगे हम। ए लाइफ लैकिंग डिसिप्लिन इज करेक्टराइज्ड बाय केयरलेसनेस, ये तो पहले का उत्तर था ये। दूसरा, वी में परसीव एज थ्रिलिंग ऑन द एज वी आर ड्रॉन टू द यस दैट इज मी, लिविंग ऑन द एज वो, it has become a widely embraced perspective, however it is evident that highways painted to establish our safety crosses the line of middle serious danger and the, इसमें कुछ स्ट्रेस का कुछ ऐसा हिस्सा दिया नहीं। आई ग्रेट टू एडमिट दैट फॉर 25 year professional life
I disregarded my limits. I often experienced significant physical discomfort. I often told myself, I recognize my limits. मैं अपनी limits को पहचानता हूँ. I have reached them, but I will discard them to see how long I can manage. तो इसमें ये है, नहीं तो इसका इसका जिक्र किया गया, नहीं इसका जिक्र किया गया, नहीं तो ये है और नहीं ये, यानी कोई जिक्र ही नहीं हुआ स्ट्रेस का. तो ये आंसर हो जाएगा. Which word in the last paragraph means the same? Surrendering. आखिरी पैराग्राफ में चले जाइए और वो वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब सरेंडर करना, कि भाई सरेंडर करना होता है स्वीकार, अपनी हार स्वीकार करना. तो लास्ट पैराग्राफ ये है. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ का मतलब ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, अनसस्टेनेबल. पढ़िए यहाँ, ये देखो. That allows us to enjoy life rather than succumbing to stress and pressure. Succumbing होता है सरेंडर. तो ये इसका आंसर हो गया भाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ऑथर एम्स टू रीडर्स थ्रो दिस राइटअप. क्या रिव्यू करना, क्वेश्चन करना, ऑफर एड टू, ऑफर एडवाइस टू. क्या सलाह देना चाहता है, क्या करना चाहता है ऑथर इस पैराग्राफ से? सिंपल है, एडवाइस करना चाहता है, सलाह देना चाहता है. तो ये आंसर हो गया. राइट. अब इनका आंसर, हाउ कैन वी टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स. इसका आपने उत्तर लिखना है. ये आप 4 अपने आप कीजिए. ये 5 क्वेश्चन फाइंड आउट करिए और आंसर योरसेल्फ. क्योंकि सारी चीज़ आपने रेडीमेड केक मिल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रीडिंग कंप्रीहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फ्रेज को पकड़ो, वर्ड को पकड़ो, एमसीक्यूज को देखो और पैराग्राफ में वापस जाइए, पढ़िए, जहां वो वर्ड मिल जाए वही आपका आसपास वही उत्तर है. दूसरा, 30 to 40 वर्ड्स में लिखना होता है. एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस में 5-5 क्वेश्चन आएंगे, वो उसमें भी वर्ड पढ़ना होता है. मैंने बताया था ना कैसे वर्ड को पकड़ो तो वो आंसर हो जाएगा वहाँ. तो इस प्रकार सेक्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 20 नंबर बहुत जरूरी है बच्चों. अब हम आपको ले चलते हैं सेक्शन बी पर. सेक्शन बी पर ले चलते हैं. ठीक है, सेक्शन बी क्या है आपका? अब बताओ सेक्शन बी. 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए. सेक्शन बी आपकी ग्रामर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश ग्रामर 10 नंबर की है भाई. 10 सेंटेंस ठीक करने भाई, कोई 10 करने इनमें से. क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रामर का. ठीक है, अब इसमें एमसीक्यूज है, फिर इन द ब्लैंक्स, सुटेबल मॉडल्स. यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि ग्रामर में हमने देखा, हम पेपर चेक करते थे जब हेड एग्जामिनर की ड्यूटी भी रही है, जब हम देखते थे कि ग्रामर बच्चों की गलत होती है, क्योंकि वो ग्रामर सीखते ही नहीं है. ग्रामर को ये मान लेते हैं तुक्का लग जाएगा, पर्ची आ जाएगी और कोई बात हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होता. यू वांट टू लर्न और यू वांट टू स्कोर. नकल करके पास होना चाहते हो या मेहनत करके पास होना चाहते हो, ताकि कामयाब हो. नकल करने वाले जीवन में कामयाब नहीं होंगे. भूल जाना, भूल जाना इस बात को बिल्कुल, कि आप नकल करोगे और आप न सोचो कि मैं कामयाब हो गया. फॉरगेट. तो यहाँ आपने मॉडल भरना है. एक मॉडल है सेल, एक है शुड, एक है विल, एक है वुड. वी टुक ए टैक्सी. देखो जहां भी LEST आ जाए बेटा, LEST याद रखिए. जिस भी सेंटेंस में वहां हमेशा शुड आएगा. ये मान के चलिए 10वीं क्लास में, तो इसमें शुड कहाँ है? ये रहा. तो ये उत्तर हो गया. सो सिंपल. एक नंबर पक गया, पक्का हो गया एक नंबर. दूसरा, सी गेव गुड हेल्थ. सी हैव गुड हेल्थ. विल, शैल, मे, माइट. जब यहां एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए, हैरानी, तो वहां हमेशा मे आता है. याद रखें, कामना करना जिसको बोलते हैं हम, कामना करना, दुआ करना. तो इससे पहचाना हमने भाई एक्सक्लेमेटरी साइन था. विल नहीं आता, ये आपकी फ्यूचर इंडेफ, ये वर्ब होगी, ये माइट हो गया.
तो यहाँ मे है, प्रेयर है ये, तो जहां प्रेयर होगा वहां मे मॉडल प्रयोग होता है, याद रखिए, मोटी बात, दोनों चीजें मैंने बता दी। अब नॉन फाइनाइट वर्ब बतानी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू सोल्व, बस टू सोल्व किस में है, बी में, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 में उत्तर हो जाएगा बी। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, अगला है यू हैड बेटर स्टॉप। अब स्मोकिंग है, ये जेरेंड है, यहां नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है, स्टॉप, टू स्टॉप, स्टॉप और स्टॉपिंग, इसमें से कौन सा आएगा ये बताओ। जब यहां आईएनजी लग जाए, याद रखो इसके साथ अगले स्टॉप से अगले वर्ड में, तो वहां वर्ब एज इट इज आ जाएगी। यहां कहाँ है, ये आंसर हो गया, इस वर्ड से पहचानो, इससे समझिए, ठीक करना है तो इससे समझो। और उसके बाद सी, सी सेक्शन में आपने करना है वर्ब की करेक्ट फॉर्म, यानी ये, इसको हम कई बार टेंस भी बोल देते हैं। आई वेट फॉर यू आउटसाइड फॉर 5 मिनट, देखो फोर आ गया, फोर का मतलब या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग, ये रहा, सिंस और फॉर का जहां प्रयोग आएगा, याद रखो बच्चों, वहां 90% से ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। अब ये तो हमने पहचान बता दी, लेकिन ये तो पूछता नहीं ना, उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान है हैज हैव, उसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग, तो फॉर का प्रयोग तो था ही, तो ये आंसर करेक्ट है। अगला देखो, आई स्टडी फॉर एग्जाम दीज डेज का मतलब इन दिनों, जैसे आप इन दिनों पढ़ रहे हैं ना, समझ गए मेरी बात, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आई एम स्टडिंग। दीज डेज का मतलब है, दोज नहीं आया, ये दीज से पहचानो, आजकल, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया। और उसकी पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। तो यहां क्या है कहीं आई एम स्टडिंग, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन, ये थोड़ा ध्यान से करना, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। द टीचर सेड टू रमेश, देखो ये जो यहाँ इन्वर्टेड कोमा के बाद इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा, वो डिपेंड करेगा इस वर्ब पे। अगर ये वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या विल प्लस सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट टेंस, तो अंदर का टेंस नहीं बदलता फिर। अब क्योंकि ये सेड है, V2 है, तो ये टेंस बदलेगा। और अब टेंस बदलने से पहले देखो ये WH क्वेश्चन है, वाई वेयर वैन हु कैसे बदलते हैं, ये नियम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो ना आपका हो जाएगा, द टीचर सेड टू रमेश, यह सेड का हो जाएगा आस्ट रमेश, देखो सभी में द टीचर आस्ट रमेश, ये तो हो गया, ठीक है। द टीचर आस्ट रमेश इसमें भी है, द टीचर सेड टू रमेश, इसने एक मिनट के लिए छोड़ दो, द टीचर आस्ट रमेश इसमें भी है, इसका मतलब ये तो है नहीं, एक चाहे तो ये होगा, चाहे ये होगा, ये होगा। अब अगली चीज कैसे, मान लो आपको नियम नहीं मालूम, तब बता रहा हूँ, मान लो आपको नियम नहीं मालूम, तो कैसे होगा ये,
द टीचर आस्क्ड रमेश, ये WH एज इट इज रख दो। और ये डिडंट है ना, यू है, ये है आपका SON, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इस नियम को याद रखो, सन को। तो यहाँ क्या है हमारा, यू है, ये सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट रमेश के अनुसार आएगा, दैट ही। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब डिडंट है, अब ये मालूम होना चाहिए कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा भाई, राइट। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कौन से में है, हैड नॉट। इसका मतलब इफ, यहाँ इफ आ गया तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। क्यों एलिमिनेट कर दो इफ, क्योंकि इफ नहीं आता WH क्वेश्चन में कभी भी, याद रखिए। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, रह गए दो। दो में से हम इस पे काम कर रहे हैं, पहले वाले पे, कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो पहला आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। सिंपल। ये इस प्रकार आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से ना समझेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे। यासिका सैड, यासिका ने कहा, ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया आपकी भाई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया है आपकी। आई डू नॉट लाइक वॉचिंग हॉरर मूवीज, यहाँ आई है। अब ये सिंपल है, तो इसका मतलब इसमें दैट तो आएगा। इफ दैट किस किस में है, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है। इसमें दैट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें दैट नहीं है, तो ये तो है गलत। इसको तो आपने एलिमिनेट कर दो। अब उसके बाद आई है, ये आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और वो है किसके अनुसार बदलेगा, यासिका, यासिका का एक लड़की है। सैड दैट, आई का मतलब शी हो जाएगा ये, और शी किस में है, ये रहा। इसका मतलब एक तो सी इसमें भी है, एक सी इसमें भी है। डोंट है तो टेंस तो बदलना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। अब ये डिडंट हो गया, इसका मतलब ये आंसर है करेक्ट, बी आंसर हो गया इसका भाई, बी करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह गया, इसको एलिमिनेट कर दो। ऐसे टेक्निक आपने अडेप्ट करके ही आंसर देना, नहीं तो फंस के बैठ जाओगे। क्योंकि आप नियम मैं अब समझाओ ना, वैसी चीज़ों को समझोगे तो ग्रामर पढ़ना बहुत आसान है, बिल्कुल इजी केक है। अब अगला ग्रामर का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। इंग्लिश इज द लैंग्वेज, देखो द लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले द नहीं आता, ऑफ, बताओ, ऑफ इंग्लिश। इसमें बताओ, ये बहुत अच्छा है। जब एक किसी खास चीज पर एम्फेसिस डालने तो उसका मतलब क्या है, उसमें नो आर्टिकल, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, हमारी भाषा नहीं है। ऑफ एन इंग्लिश तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है अंग्रेजों की, तो यहां नो आर्टिकल। आई गेट ए स्टाइपेंड ऑफ ₹1500, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, 1500 पर मंथ, ए मंथ, एन मंथ, द मंथ, नो आर्टिकल। 10 में बताओ, ए मंथ यानी हर महीने, एक महीने में 1500 स्टाइपेंड मिलता है। अब पंक्चुएशन आगे, पंक्चुएशन में देखो भाई आपका, अनलेस यू वर्क हार्ड, देखो पहला तो ये यू तो कैपिटल बन गया, सभी में कैपिटल है, तो यू भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, इसमें तो ये हमने मान लिया, यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड, कोमा, किसमें है कोमा, इन दो में कोमा है भाई। इसका मतलब ये पहले दो तो है नहीं, इनको तो आप कर दो एलिमिनेट, यानी इनमें तो आंसर है ही नहीं आपका। अब आंसर इन दो में है, वर्क हार्ड, यू कांट स्टैंड फर्स्ट, यू कांट स्टैंड फर्स्ट, और दूसरा है यू कांट स्टैंड फर्स्ट, यू कांट स्टैंड फर्स्ट। यहाँ कांट में देखो और इस कांट में अंतर देखो, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है, ये करेक्ट है। इसका मतलब आंसर हो गया आपका
सी। ये ऐसे कांट नहीं लिखा जाता, कांट ऐसे कभी नहीं लिखा जाता, कांट हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये कॉमा ऐसे लगा के कांट। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब 12वां, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डोंट मेक नॉइज। अब आपने इसमें ये पंक्चुएशन है, द टीचर सेड। अब इसमें ये बताओ, टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कहा, द टीचर सेड कॉमा। अब जब इन्वर्टेड कॉमा शुरू है तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा आता है, तो बड़ा देखो, ये सीधा उत्तर हो गया। कॉमन सी पहचान बता दी मैंने। द टीचर सेड, स्टूडेंट्स का छोटा एस है, ये नहीं हो सकता। फिर भी स्टूडेंट्स का छोटा एस है तो बी भी नहीं हो सकता। सी में स्टूडेंट्स का छोटा एस है, सी भी नहीं हो सकता। इसमें स्टूडेंट्स का एस कैपिटल है, इसका मतलब ये आंसर। सिंपल सी पहचान थी। तो इस प्रकार कितने आसान तरीके से हमने आपको ग्रामर पोर्शन समझाया, टेक्निक बताई कि किस प्रकार सेंटेंस को समझ के कैसे उत्तर को लिखना है। ऐसी टेक्निक और कोई बता दे तो मेरी गारंटी है बच्चों। 35 साल से पढ़ा रहा हूँ, सारे यूट्यूब चैनल देखता हूँ, हर टीचर का देखता हूँ। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन इट इज़ फैक्ट। आप इसको पूरा वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। और आनंद लेना है तो प्रिंसिपल सर की क्लास को ज्वाइन करना ही होगा। प्रिंसिपल सर के चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। फिर जब आपको आनंद आ रहा है, देन व्हाट इज लेफ्ट? सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल बटन, शेयर द चैनल, लाइक, डिसलाइक, वट एवर यू वांट, कॉमेंट इट। लाइक करें तो कमेंट करें, अच्छा है पढ़ा रहे हो सर लिख दें, क्या बिगड़ जाएगा? मेरे को तो उत्साह मिल जाएगा। पानी पी लूं? नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन है आपका राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स इज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है, ये भी 10 नंबर का आता है। ठीक है, आपने एप्लीकेशन लिखनी है, ज़्यादातर 10वीं के बच्चों में एप्लीकेशन ही आती है, या कोई छोटा मोटा बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर आ जाता है। अब एप्लीकेशन तो सिंपल है, आपने इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मल लेटर अगर है, ये आएगा आपका, तो उसका फॉर्मेट समझिए, उसमें क्या क्या चीज़ आपने लिखनी है। सबसे पहले ये जरूरी, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, नाम नहीं। दूसरे नंबर पर डेट। तीसरे नंबर पर रिसीवर्स, किसको भेज रहे हैं। चौथे नंबर पर सब्जेक्ट। पांचवें नंबर पर सैल्यूटेशन। छठे नंबर पर बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर और एप्लीकेशन। सातवें नंबर पर थैंक्स और यूअर्स ट्रूली और फेथफुली और सिंसियरली। और आठवें नंबर पर सिग्नेचर। नौवें नंबर पर नेम। ये फॉर्मेट आप फॉलो करें। सेकंड थिंग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर, ध्यान देंगे तो आंसर इसके अंदर ही मिल जाएगा। अभी दिखा देता हूं। यू आर निशा, लड़कियां सभी निशा हैं, लड़के सब अरुण हैं। कहाँ के हैं? पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुग्राम के 10वीं बी के विद्यार्थी हैं। सारी बात तो होगी, यानी सेंड कौन भेज रहा है? राइट एन एप्लीकेशन इन अबाउट 120 वर्ड्स टू द प्रिंसिपल requesting him for leave for a few days to take care of your mother who is unwell। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये सेंडर्स हो गया। रिसीवर्स कौन है? प्रिंसिपल। डेट कौन सी लिखनी है? एग्जाम वाली डेट लिख दो जिस दिन एग्जाम हो, सिंपल। तो यहाँ आपने सीधा लिख देना है इसके अंदर, लेटर के अंदर, कि यहाँ तो आपने लिख देना, नाम को हटा दो, यहाँ पीएम श्री, यहाँ स्कूल का नाम लिख दो पीएम श्री। ये स्कूल एज इट इज तार दो, पीएम
श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुग्राम, पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुग्राम। हो गया। अब डेट मान लो आपकी है, मान लो आपका पेपर है मार्च 1 का, तो कोमा लगाओ 2026, या 1 मार्च फिर 2026, यहाँ कोमा की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं लिखना 01/03/2026, ऐसे डेट नहीं लिखनी है। ये डेट लिखने का रॉन्ग तरीका है भाई, ऐसे नहीं लिखनी है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। किसको लिख रहे हैं? सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल का नाम तो इसमें दे रखा है, फिर लिखना क्या है? प्रिंसिपल हो गया, ये स्कूल का नाम हो गया, यहाँ लिख दो। यहाँ तक आपने अपनी तरफ से कुछ लिखा। अब सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन। ये बहुत सिंपल है। फॉर कितने दिन की? फ्यू डेज। फॉर 1 वीक मांग लो, 1 वीक। रीजन बाद में बता दियो। फिर सैल्यूटेशन में क्या करना है? रिस्पेक्टेड सर तो लिखोगे ना। फिर बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर होती है इसमें 1, 2 और 3। पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करना है, बताना है टॉपिक को, क्यों छुट्टी चाहिए, कितने दिन की चाहिए, रीजन क्या है। दूसरे में उसको एलोबरेट करना है, उसके बारे में डिटेल रीजन बताएं, माँ बीमार है उसकी देखभाल करनी है। तीसरे में आपको कंक्लूड करना है, रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट यहाँ तो एप्लीकेशन है, सिंपल रिक्वेस्ट। 3 पैराग्राफ, 2 से 3 पैराग्राफ बनाइए। 10वीं वाले 2 बना लेंगे तो भी चलेगा। और 1 पैराग्राफ में 2 से 3 सेंटेंस लिखिए, बस। सिंपल हो जाएगा एप्लीकेशन। बहुत बार लिख, छठी क्लास से लिखते आ रहे हो छुट्टी के लिए, तो इट्स नॉट ए बिग इशू। नेक्स्ट, या एयर पोल्यूशन इन एरिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल भी, इस बार भी ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन दिनों पोल्यूशन पे कुछ ना कुछ जरूर आएगा, याद रखना भाई। चाहे पैराग्राफ आ जाए, चाहे लेटर आ जाए, चाहे रिपोर्ट आ जाए, गारंटी के साथ, या नोटिस आ जाए, आएगा ही आएगा। ठीक है। अब आपने यहाँ लेटर लिखना है, तो ये लेटर था, उसमें भी शार्ट पार्ट, तो ये भी ऐसे कर लेना। 5वां क्वेश्चन इसमें से एक करना, तो ये मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, तो राइट ए पैराग्राफ मोबाइल फोन पे के प्रभाव लिखने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया के अंदर मोबाइल्स का जैन जी, आप जैन जी हैं, बताइए। सारे दिन मोबाइल हाथ में रहता है, मोबाइल बिना मन नहीं लगता, तो पैराग्राफ बताना मोबाइल का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। एक ही पैराग्राफ में लिखे, 100 to 125 वर्ड्स में, सिंपल। ये आप कर लेंगे, मुझे ऐसा है। ठीक है। दूसरा, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, आप इसको वेबसाइट पे जाइए हमारी, readlearnexcel.com, वहाँ ये पेपर सोल्व मिलेगा। दूसरा, आप प्रिंसिपल सर ऐप डाउनलोड कर लें भाई, गूगल प्ले स्टोर से। पर जाइए, प्रिंसिपल सर टाइप करेंगे तो आपका ही आ जाएगा, ब्लू कलर में नाम लिखा होगा प्रिंसिपल सर। वहाँ इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेज नहीं है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, आराम से सॉल्यूशन देखिए। इसलिए मैं अगर ये कराने बैठ जाएगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है। आप, एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट, और उसमें से एक, तीनों, एक स्टोरी है, 3 में से एक करना है, 5 नंबर का। जो आपको अच्छा लगे वो करिए, जिस पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इसको ही सिलेबस मानते हैं।
भाई ये आ गई तो हमें सबकी में आ गया, नहीं नहीं बहुत गलत करोगे। मैं एक बार आपको सभी बच्चों को बता दूं, टेक्स्ट बुक बेशक आपकी 40 नंबर की हो, लेकिन वो आसान होती है बच्चों आपके लिए, कि इस चैप्टर की समरी याद है तो भी क्वेश्चन लिख दोगे। लेकिन राइटिंग स्किल्स, ग्रामर और रीडिंग स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी 40 नंबर की होती है। तो ये सेक्शन आसान है, और ये सेक्शन हम सुबह करा रहे हैं। सुबह के लाइव सेशन में जुड़िए आप। फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर तो पूरे हो गए हैं, 3 पोएम बाकी हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाकी है। 8 और सवा 8 बजे डेली एवरीडे एक चैप्टर एक पोएम कोई ना कोई रूटीन में कराएंगे। उसमें आप टेंशन ना लीजिए, आपका पूरा रिवीजन करा देंगे, सब कुछ जो अब करने वाले हैं। 40 नंबर का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कम भी नहीं है, छोड़ भी नहीं सकते। जो कमजोर बच्चे उनके लिए सलाह है, 10 चैप्टर है तो 5 कर लीजिए, 10 पोएम है तो 5 पोएम कर लीजिए, 8 चैप्टर है तो 4 कर लीजिए, यानी 50% सिलेबस कर लीजिए। 90% एग्जाम में आ जाएगा उसी में से। जो बच्चा आधा सिलेबस भी करेगा, अच्छी तरह तैयार करेगा, 80 से 90% उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। हर बार देखता हूँ, ये पेपर भी देख लेना। ये पेपर जो आप मैं अभी आपको करा रहा हूँ ना, इसको आप आधा पेपर सिलेबस मान के चले, और फिर देखें उसमें से आया है वो पेपर। कैलकुलेट करें, चेक करें, वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, और फिर निशान लगाएं कि याद दे सिलेबस में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया। तब आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर वो आप आधा सिलेबस का मतलब क्या है, लिटरेचर सेक्शन, वो हम बात कर रहे हैं लिटरेचर सेक्शन की, जो अभी हम करा रहे हैं। इसमें मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन। 5 क्वेश्चन है। हाउ डिड वाली सेव मनी, ये रहा पहला ही। वाली ने कैसे पैसा बचाया, इसमें सीधा उत्तर है। केयरफुल painstaking elaborate plans, she had thoughtlessly saved whether stray coins came from her, resisting every temptation to buy pepperoni toys, balloons, ये सारी चीजें उसने नहीं खरीदी। बस यही तो आंसर था, यही तो लिखना था। सी स्टॉप्ड बाइंग पेपरमिंट्स, टॉयज एंड बैलून्स, उत्तर हो गया। हाउ मच मनी हैड वाली सेव्ड, कितना पैसा उसने बचाया। लाइक फाइनली सेव्ड टोटल 60 पैसा, ये रहा, ये आंसर हो गया दूसरे का। सी सेव्ड 60 पैसा। तीसरे का, व्हाट टाइम डिड वाली यूज फॉर हर एक्सकर्शंस, यानी अपनी ट्रिप का टाइम उसने क्या रखा। उसने अपनी ट्रिप का टाइम क्या रखा बताओ। आफ्टर लंच, इसमें लिखा होगा देखो। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड मैरी गो राउंड इवन though she had no money. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. उसकी माँ को पता ना लगे, तभी तो जा सकती थी। She managed this without too much difficulty. Every after lunch her mother would nap. उसकी माँ दोपहर के खाना खाने के बाद सो जाती है, इसलिए उसने यह टाइम चूज किया। और यही आंसर है आपका तीसरे का, इसका यही आंसर है। वट वॉज डिफिकल्ट फॉर वाली एट द विलेज फेयर, क्या डिफिकल्ट था वाली के लिए। रेजिस्टिंग टेम्पटेशन, एक्सर्शन स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, और उसके लिए टेम्पटेशन थी, यानी वो चीज़ों जैसे बच्चों ने, मैं खिलौना लूंगा, मैं मिठाइयाँ लूंगा, मैं समोसे खाऊंगा, रसगुल्ले खाऊंगा, वो टेम्पटेशन बोलते हैं। तो वो वाली ने कंट्रोल कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, गा 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 गा, कौन से है, गाँव कॉल कौन से चैप्टर में से है बताओ। ये आपको बताओ। सीगल 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पार्ट, ये भी आप कर लेंगे। वाई डिड सीगल मदर्स, और है ये इजी है, मैंने सारे करा दिए हैं, पिछली वीडियो देखिए आप, उसमें मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्वेश्चन करने हैं भाई। यहाँ देखो वर्ड लिमिट नहीं दे रहा कि आप उन्होंने करो 30 to 40 वर्ड्स लिख लो बिना पूछे। 3 नंबर का है तो 30 से 40 शब्द लिख दें। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ बुद्धा प्रीचिंग, बुद्धा की प्रीचिंग का बेसिक आइडिया क्या था, कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग,
कौन से चैप्टर में है? बताओ कौन से चैप्टर में से है? ये आप बताइए। व्हाट वाज द यूनिक इनॉग्रेशन सेरेमनी इन साउथ अफ्रीका? क्या थी? नेल्सन मंडेला पहली बार राष्ट्रपति बने थे, नेल्सन मंडेला। तो उसकी राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ थी। ठीक है, यानी उसकी इट वाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। थर्ड था, व्हाई वाज एनी फ्रैंक थिंक टू हैव ए डायरी? व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक टू हैव ए डायरी? शी थिंक्स टू हैव, सिंपल है, ऐसे कर दो, शी थिंक्स टू हैव ए डायरी। वाई है ना, बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड, शी हैड नो फ्रेंड्स टू शेयर हर व्यूज। अपनी बात शेयर करने के लिए कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने एक डायरी मिली गिफ्ट में, उसकी थी। ब्यूटीफुल साइज और राजवीर साइन, ये बताओ किसमें से? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गोवा, आसाम, कुर्ग, भारतीय कल्चर, करेक्टर स्केल्स ऑफ स्टीफन स्पेंसिस चुकबो। ये लास्ट चैप्टर प्रपोजल में से है भाई, ये आपका लास्ट में से आ जाएगा। कौन था उसका फादर? था एंटीला का। उसका करेक्टर स्केच क्या था? उसके चरित्र के बारे में बताना है। लेंचो, ये पहले में से है। अब मैं कह रहा ना, आधा सिलेबस आपने कर लिया। मान लो आपने 5 चैप्टर करे, 5 में से ये तो वही लास्ट चैप्टर 9वां चैप्टर है, 9th चैप्टर है, कोई बात ना। ये रहा लेंचो, फर्स्ट चैप्टर हो गया। अभी एक भी मोटा मोटा बता देता हूँ आपको मैं। अटेम्प्ट द फॉलोइंग स्टेंजा, क्वेश्चन नंबर 9, ये आप कर ही लेंगे, लेंचो का बहुत आसान है। इसमें ये पोएम आ गई, बट ही इज लुक्ड इन ए कंक्रीट शेल, his strength behind bars, ये कौन सा है? ए टाइगर इन द जू, इन जू, ये टाइगर इन द जू का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई। स्टैंजा फ्रॉम वेयर द टाइगर स्ट्रेंथ लॉक्ड, टाइगर स्ट्रेंथ कहाँ लॉक थी? लॉक्ड इन ए कंक्रीट शेल, आंसर ये हो गया पहले का। व्हाई इज द टाइगर स्टॉकिंग इन द केज, केज में क्यों स्टॉक कर रहा था? रेस्टलेस, वो रेस्टलेस था, बेचैन था, बिकॉज ही इज रेस्टलेस। हाउ डज केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, विजिटर्स को कैसे रिएक्ट करते थे? इग्नोर्स कर देते थे उनको, इग्नोर्स देम। सिंपल सिंपल, दो दो वर्ड के आंसर लिखोगे तो ओके हो जाएगा। वाई इज द टाइगर लॉक्ड, टाइगर लॉक क्यों था? सिंपल, कैप्चर्ड, कैप्चर कर लिया था उसको, एंड पुट इनटू लॉक। व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर, टाइगर का मूड क्या था? अपसेट था, डिस्टर्ब था, एंग्री था, गुस्से में था, हेल्पलेस था, कुछ नहीं कर सकता था, और फ्रस्ट्रेटेड था, एंड फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, सिंपल। ये बताओ, आइस, बट इफ आई हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that destruction of ice is also great and would speak fire and ice। छोटी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, सिंपल पोएम है। करना कहो तो मैं करा दूंगा। ठीक है, आप खुद कीजिए प्रैक्टिस, एक आध काम खुद भी कर लिया करो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 10, 2 करने हैं, इसमें भी आप 30 to 40 वर्ड्स में कीजिए। व्हाट वर द नेम्स ऑफ बिलिंडाज पेट्स, बिलिंडा के पेट्स का नाम बताएं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इंक, इंक क्या थी? ब्लैक किटन, किटन मतलब उसकी बिल्ली। और उसके बाद ब्लिंकी, ब्लिंकी, ब्लिंकी क्या था? उसका माउस। और मस्टर्ड,
मस्टर्ड क्या था उसका? डॉग। और रोजर, रोजर क्या था उसका? पायरेट। सबसे आलसी लेकिन सबसे कामयाब। हाउ डज लेपर्ड बिहेव? डिस्कस। लेपर्ड कैसे बिहेव करता है बताओ? प्राउड, स्ट्रॉन्ग एंड अलर्ट। प्राउड, स्ट्रॉन्ग, कैसे पहचानते हैं एनिमल्स को वो बताया है ना। स्ट्रॉन्ग एंड अलर्ट। व्हाई डज द पोएट कंपेयर ब्रांचेस विद पेशेंट्स? पेशेंट्स के साथ ब्रांचेस को क्यों कंपेयर करता है? पेशेंट्स ऑन क्रचेस, ऑन क्रचेस। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बाल पोएम? बाल पोएम का सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, थीम यानी क्या सेंट्रल आइडिया है? लॉस। लॉस का मतलब मेच्योरिटी। लॉस हमेशा मनी से नहीं खरीदा जा सकता। बॉल गुम होगी तो बॉल पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, खरीदी जा सकती है लेकिन आप मैच्योर कब बनेंगे? यानी जीवन में लॉस भी है। लॉस थिंग्स बिकम्स मैच्योर। ये आंसर हो गया, सिंपल। ऐसे समझने का प्रयास करते हुए चीज़ों को करें। क्वेश्चन नंबर 11 2, ये भी 30 to 40 वर्ड्स करने भाई। वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली? भोली, वाई वाज सी सेंट टू स्कूल? क्यों स्कूल भेजी गई थी? सिंपल माइंड और स्टैमरिंग थी वो। सिंपल माइंड और अटक के बोलती थी, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग, STAMMERING, सिंपल। वाई डिड अनिल डू? व्हाट डिड अनिल डू? हाउ डिड ही स्पेंड मनी? क्या किया अनिल ने? पैसा चुरा लिया। ठीक है। अनिल वाज राइटर था। क्या करता था अनिल? राइटर। और पैसे किसने चुराए? कौन था उसका नाम बताइए? और इस ज्यादातर वो अपने फूड और बुक्स पर पैसा खर्चता था, बाकी अपने बेड में रख देता था। हाउ डिड एब्राइट्स नॉट विनिंग एनीथिंग साइंस फेयर मोटिवेट हिम टू बिकम ए ब्राइट साइंटिस्ट? साइंटिस्ट वाले चैप्टर में से है, आसान है। उसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन विलेज कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन? आईपिंग में जब उसको पकड़ने लगा पुलिस वाला गांव का, तो क्या हो गया बताओ? उसने अपने कपड़े उतार दिए और वो इनविजिबल हो गया। ये तो चैप्टर था। इसका ऑप्शन भी है ये रहा, द पार्टिंग सीन ऑफ ट्रिकी। बहुत अच्छे चैप्टर है ट्रिकी। आपके पास डॉग है कोई? उसको आपने ट्रिकी तो नहीं बना दिया, मोटा तो नहीं बना दिया लाड प्यार में खिला पिला के? उसकी एक्सरसाइज जरूरी है। पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स। एक चैप्टर भी तो आपके, ऑटर, ऑटर ऑटर ऑटर। ठीक है, कौन सा चैप्टर है बताओ? मैक्सवेल का ऑर्डर। मिस बिल, मिस, मिस बिल। मिस बिल और ट्रिकी में क्या अंतर है? ये एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, ये खाता है ज्यादा, सो जाता है। उसकी मालिकिन एक्सरसाइज नहीं कराती, लेकिन इसका मालिक इसको लंदन भी ले जाता है, घुमाता फिराता है। दिस इज द डिफरेंस। तो ये आपका चैप्टर था। आप इसको मॉडल टेस्ट पेपर कंसीडर करें, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर कंसीडर करें। मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया है, बहुत ही आसान पेपर आएगा। बिल्कुल ही आपको एक सिंगल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई घबराना नहीं है। पेपर हर साल ऐसे आता है, पेपर कोई कुंभ का मेला नहीं है। पेपर से दबाव मत मानो, अपना कार्य करते रहो। जैसे ही पेपर में बैठोगे सारी टेंशन फुर्र
पूरे नंबर प्रिंसिपल सर आपको दिलाएंगे। I assure you, you will get full marks. Must follow. So what you have to do? You have to do only one thing. Subscribe the channel, download the app, share the channel with your friends. कोई बात समझ में ना आए घबराने की कोई बात नहीं। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, संस्कृत में लिखो, पंजाबी में लिखो, थारी मर्जी, कैसे ही लिखो, थारा सर जवाब पक्का देगा। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ की कोई जरूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੀजिए, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੀजिए मेरे बच्चे, बच्चे टेंशन ना लीजिए। ਤੁਹਾਡੀ टेंशन हम लेंगे, तुम्हारी टेंशन हम लेंगे, हम समझाएंगे, हम आपको मैच्योर करेंगे। ओके। और माँ बाप की एमेंडा की बात की टेंशन मत लेना। होमवर्क नहीं करता, काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, एमेंडा की तरह कहीं मरमेड मत बन जाना, एमेंडा की तरह घर छोड़ के ऑर्फन मत बन जाना। बी सन और डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स। कई बार वो आपको थोड़ा हार्श भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर वरीड अबाउट यू। वो आपके बारे में ही चिंता करते हैं। आपका सिलेबस की प्लानिंग करना आपके प्रिंसिपल सर का कार्य है, आपके क्लास टीचर का कार्य है, आपके सब्जेक्ट टीचर का कार्य है, और कार्य करना आपका काम है। रेडीमेड बनी बनाई रोटी किसी को नहीं मिलती। कभी आटा भी गूंदना पड़ जाएगा, कभी रोटी भी बनानी आनी चाहिए। लर्न एवरीथिंग, सब कुछ सीख डालो। अंग्रेजी फिर क्या करेगी? कुछ नहीं। जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग।